आज हम साइंस का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र ये सब लेक्चर अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके देख सकते हैं। आज जो हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे वो है पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम देखने से पहले कुछ देखना चाहेंगे कि भोजन के मुख्य कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं या हमारी रक्षा करते हैं। तो भोजन के अवयव को हमने मोटे तौर पे 5-6 हिस्सों में बांटा है। एक हमने बांटा है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है वसा। इन तीन को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये हमें बृहद स्तर पे चाहिए, ज्यादा स्तर पे चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी हमें यही देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। तीसरा है या चौथा हम कह सकते हैं खनिज लवण है, जल और विटामिन है। खनिज लवण और विटामिन को मैक्रो बोला जाता है। ये कम मात्रा में चाहिए, 1% चाहिए, ये 99% चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये 1% हमें नहीं मिलेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, जीवन हम जी नहीं सकते हैं। तो बारी बारी से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देती है। और ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो आपको मीठा सोर्स लगेगा, मीठा लगेगा। इनका जो मुख्य स्रोत है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो मिलता है आपको शकरकंद से, आलू से, गन्ना से, पपीता से, तरबूज से, आम से, मक्का से, गेहूं, चावल और बाजरा से। ये सोर्स है जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो नॉर्मली ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बना होता है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ये बना होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो प्रत्येक 1 ग्राम में हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट को अगर मेनली रूप से बांटे तो इसको 3 रूप में हम बांट सकते हैं। एक मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको शर्करा भी बोलते हैं, शर्करा। मोनोसेकेराइड में आपको मेनली ग्लूकोज आता है जो नॉर्मल स्वीट है, जिसको हम C6H12O6 कहते हैं, जिसका जो अनुपात है CH और O का अनुपात वो आता है आपका 1:2:1। तो ये कार्बोहाइड्रेट, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। ग्लाइकोज, मेनोज और फ्रुक्टोज और राइबोज ये मोनोसाइक्राइड है। मोनोसेकेराइड या मोनोसाइक्राइड कहते हैं किसको? ये जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो आसानी से पच जाते हैं, इनका जो पाचन होता है वो बड़े ही आसानी से हो जाता है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो आपने पाचन तंत्र में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ विलाय होता है, जो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाने से पहले एक विलाय होता है। वहां पे भोजन जो ग्लूकोज के माध्यम में चला जाता है, वहां से ग्लूकोज रुधिर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से हर सेल्स तक पहुंचता है। वहां पे आप देख लीजिएगा तो ग्लूकोज नॉर्मल स्वीट होता है, लेकिन फ्रुक्टोज जो होता है सबसे ज्यादा मीठा होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता भी है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? तो फ्रुक्टोज होता है। उसी तरह मोनोसेकेराइड जो सिंपल है, यही मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड जुड़ता है तो ये बन जाता है डाइसेकेराइड। 2 मोनोसेकेराइड जुड़ता है तो ये हो जाता है डाई। डाई का अर्थ होता है 2 और मोनो का अर्थ होता है 1। केमिस्ट्री में मोनो का अर्थ होता है 1 और डाई का होता है 2। इसीलिए आपने पढ़ा होगा CO को बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो डाइसेकेराइड में होता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज जो है गन्ना और चीनी, जो हम चीनी खाते हैं वहां पे सुक्रोज मिलता है, और गन्ना है उसमें मिलता है। फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा मीठा होता है, जो नेचुरल प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं जैसे फल, शहद, इसमें ये फ्रुक्टोज मिलता है। ये सब में सुक्रोज मिलता है। तो माल्टोज और लैक्टोज जो है डाइसेकेराइड। बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर बनाता है आपके पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड स्टार्च जो होता है उसमें मिलता है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? तो जो चोकर, जो गाय भैंस लोग चोकर खाते हैं उसमें आपको ये जो होता है वो स्टार्च ही होता है। जो आप कैप्सूल खाते हैं, जो कैप्सूल जो आप खाते हैं कुछ देर के बाद ये घुल जाता है, उसका जो ऊपरी परत जो रहता है वो आपका कैप्सूल का वो स्टार्च का ही बना होता है, जिसको हम स्टार्च को मंड भी बोलते हैं हिंदी में। पॉलीसेकेराइड का ही एक रूप है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज काफी जटिल होता है। ध्यान रखिएगा कि पेड़ की छाल, कागज, नोट, वस्त्र, ये सब जो है सेल्यूलोज है। इसको आसानी से पचा नहीं पाते हैं, और इंसान तो इसको पचा ही नहीं पाता है। ध्यान रखिएगा कि सुअर भी इसे पचा नहीं पाता है। सुअर भी इसे पचा नहीं पाता है। दूसरी ओर जानवर जो है इसे पचा लेता है। सेल्यूलोज में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा जो पॉलीसेकेराइड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काइटिन। काइटिन जो है वो कीट और मछली का बाहरी परत होता है, काइटिन। और चौथा जो रूप है ग्लाइकोजन है। तो इस
पॉलीसेकेराइड के इस सोर्स को याद रखिएगा। पॉलीसेकेराइड में ये भी बात याद रखिए कि मोनोसेकेराइड जो है आसानी से पच जाता है, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड है ये मुश्किल से पचता है। इंसान तो इसका पाचन भी नहीं कर पाता है, या इंसान जो है उसको पचा भी नहीं पाता है, सुअर भी नहीं पचा पाता, बहुत सारे जानवर इसको पचा जाते हैं। और डाइसेकेराइड मध्यम कैटेगरी का है। तो ये जो है आपके कार्बोहाइड्रेट के रूप है। आगे जब भी इस तरह का नाम दिखे, ग्लूकोज, गैल्वेटोज, राइबोज, फ्रुक्टोज दिखेगा, सुक्रोज दिखेगा, माल्टोज, लैक्टोज, आपको स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजेन दिखे तो समझिएगा ये कार्बोहाइड्रेट है। कौन कैसा है ये आप समझ गए। अब चलते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन को वृद्धि पदार्थ भी कहा जाता है। अगर मानव प्रोटीन का सेवन नहीं करेगा तो उसका बिल्ड नहीं होगा, मसल्स बिल्ड नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन है वो आपके मसल्स को बिल्ड करता है। तो उत्कों एवं अंगों की संरचना, क्रियाविधि का विनियमन करने हेतु प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन आपको दोनों सोर्स से मिलता है, पेड़ पौधे से भी मिल जाता है और जंतु से भी मिलता है। तो पादप एवं जंतु दोनों प्रकार के स्रोतों से इसे आप प्राप्त करते हैं। लेकिन पादप का जो प्रोटीन होता है वो जंतु के प्रोटीन से ज्यादा बेहतर नहीं होता है। इसका मतलब हुआ जंतु से मिला हुआ प्रोटीन ज्यादा है। इसलिए आप देखिएगा कि कोई आदमी बीमार होता है तो प्रोटीन जो है, लोग कहता है मीट मछली खाओ, वो जो मीट मछली जानवर वाला जो सोर्स है उससे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। इसलिए आप देखिएगा बॉडी बिल्डर सब ज्यादा चिकन खाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोटीन का सोर्स है। तो अमीनो अम्ल से भरपूर होने के कारण पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का माना जाता है, उस श्रेणी का प्रोटीन है ये। एमिनो अम्ल कुछ नहीं है, ये प्रोटीन का बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, वहीं से आपका प्रोटीन जो है बनता है। पादप स्रोत देखें कहां से प्रोटीन मिलता है, तो मटर, सोयाबीन को ग्रेटेस्ट प्रोटीन कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में ही मिलता है। राजमा, चना, मूंग, यानी कि अधिकतर दाल जो है ना वो प्रोटीन का बहुत ही सोर्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। जंतु स्रोत में पनीर दूध से बनता है, मछली, मांस, अंडा और दूध, ये जंतु सोर्स है जहां से प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन मिलता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होता ही होता है, प्लस एक चीज और होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन। तो इन चार संगमों से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों में सबसे ज्यादा होती है, बुजुर्गों में, और बच्चों में कम नहीं होती है। अब देखिएगा छोटे बच्चे जो 10, 12, 15 साल के बच्चे होंगे, 10, 12, 15 साल के बच्चे, उनको भूख नहीं लगता, उनको माँ उनको आवाज दे रही है बउआ आवा आवा खा के जा, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, क्यों खाते नहीं। इसका एक कारण है कि हमारे यहाँ पे है ना फेफड़े के पास एक ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि। वो थाइमस ग्रंथि क्या करती है, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देती है बच्चों को, तो ये भी प्रोटीन का ही निर्माण करती है, जो उस टाइम में बच्चा थोड़ा सा कम भी खाएगा तो चल जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल महिलाएं जो काम करती है उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है 45 ग्राम, लेकिन जो महिलाएं बच्चों को दूध का सेवन कराती है उनको प्रोटीन चाहिए 70 ग्राम। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, यानी कि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में देख लीजिए 4.2 था, यहाँ पे कितना है 4.3 किलो कैलोरी है। अब आते हैं वसा ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज्यादा एनर्जी आपको वसा में मिलता है। इसका जो स्रोत है वो दूध है, पनीर है, अंडा है, मछली है, वनस्पति का स्रोत है, वनस्पति तेल से इसे प्राप्त किया जाता है। वसा कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है जो जमा होकर वसा का रूप ले लेता है। वसा को हम फैट बोलते हैं। फैट आपको देखना है तो ऊंट का जो कुबर देखते हैं वो कुछ नहीं है, जो गाय बैल का जो कुबर देखते हैं, जो पीठ देखते हैं उस पर जो उगा हुआ भाग रहता है ऐसे करके, ये कुछ नहीं, वो फैट ही। तो फैट का ही सोर्स है। वसा क्या करता है, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है। यानी कि वसा क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देता, उनको जल्दी ठंडी नहीं लगेगा, गर्मी है, चोट से रक्षा करता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा परत जमा देता है मांस पे। तो वसा कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट का ही जमा हुआ रूप है। प्रति ग्राम वसा की चयापचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है, यानी कि वसा में इन दोनों से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में कितना मिलता था 4.2 कैलोरी, इसमें कितना मिल रहा है प्रोटीन में 4.3, और वसा में मिलता है आपका 9.2। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, फैट वसा को बोलते हैं, फैट के बाद आप ले सकते हैं प्रोटीन, और फिर आप ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसको ना CPF भी बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी है 9.2, प्रोटीन में 4.3 और इसमें 4.2। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फैट में सबसे ज्यादा, फिर प्रोटीन में, फिर कार्बोहाइड्रेट में।
इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को मैक्रो कहा जाता है। ये आपको बृहद स्तर पे चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादा है, क्योंकि यही तीन सोर्स है एनर्जी का जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए। सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स यही है। अब आते हैं थोड़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मींस जो कम मात्रा में चाहिए लेकिन जीवन के लिए जरूरी है। तो ये है खनिज लवण। पहले देखते हैं, शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। टोटल मानव शरीर में अल्प मात्रा में, बहुत कम, 1% से भी कम कुछ खनिज है 20 प्रकार के खनिज अयनों के रूप में मौजूद होते हैं। इन्हें अल्प पोषक या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मैक्रो और इसको हम बोलते हैं माइक्रो। इन तीन को बोला जाता है मैक्रो, और खनिज लवण और विटामिन को बोला जाता है माइक्रो। खनिज लवण को दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है, कि लघु और एक अल्प। लघु मतलब ये थोड़ा ज्यादा चाहिए, अल्प बहुत कम मात्रा में चाहिए। जैसे आप देखिए लघु खनिज, ये महत्व स्रोत आप देख लीजिएगा, और इसके कमी के प्रभाव से क्या होता है ये देख लीजिएगा। लेक्चर लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ बता देता हूं। लघु खनिज में आपको कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक चाहिए, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम चाहिए। ठीक है, और ये है इसके सोर्स। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये है, ये है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, और कमी हो जाएगी तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये है। तो ध्यान लिखिएगा, खनिज तत्व इधर है कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा। सेकंड में ये पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये है आपके लघु खनिज। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। सेकंड है अल्प खनिज। अल्प खनिज बहुत कम मात्रा में, जैसे आयोडीन, लोह, जिंक, तांबा। अब आयोडीन के बारे में जानते हैं, अगर आयोडीन की कमी है तो आपको घेंघा रोग हो जाता है। उसी तरह कैल्शियम, हड्डी कमजोर हो जाता है, फास्फोरस, हड्डी कमजोर हो जाता है। ये सब आपने पढ़ा होगा बायो में, नहीं पढ़ा तो आगे हम देखेंगे। इसी तरह मैग्नीज, कोबाल्ट, सेलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब आते हैं जल। जल आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायक होता है, और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% तक जल है, 65 से 70% जल है। अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो 1% जल या 2% जल की कमी हो जाती है तो आपको कमजोरी आने लगता है। लेकिन अगर आपके शरीर से 10% जल अगर खत्म हो जाए तो आप सीधे ऊपर चले जाइएगा। जल के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। आपके ब्लड में बहुत ज्यादा जल की मात्रा, आपका ब्रेन बहुत ज्यादा जल का यूज करता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मानव शरीर के ताप को यह नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और ये ध्यान रखिएगा औसत हम 4 से 5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। विटामिन के बारे में हम आगे वाले लेक्चर में एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम देख लेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा बात करते हैं पोषण। हम जो खाते हैं तो उस तरह के जो पोषण करने वाले को हम मेनली 2 तरह के कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाता है, और दूसरा होता है विषमपोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। स्वपोषी का मतलब ये नहीं हुआ कि भैया हम भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हमारे लिए तो मम्मी बना देती है, पापा बना देते हैं, ये नहीं। स्वपोषी का मतलब है कि खुद खाना तैयार करना। जैसे पेड़ पौधे खुद खाना तैयार करते हैं, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया वो खुद अपना खाना तैयार करते हैं, वो किसी सामान पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, सामान पे, जैसे मम्मी खाना किचन में बनाती है तो चावल लेके आती है, आटा लेके आती है, तो उसी तरह जो स्वपोषी किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, अलग वस्तु पे, वो रोशनी पे डिपेंड है, हवा पे डिपेंड है, जल पे डिपेंड है। लेकिन विषमपोषी हर चीज पे डिपेंड है। तो स्वपोषी में हम लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्वपोषी क्या होता है। तो पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सड़ेल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी, सूर्य और प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे हरे पौधे, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, इसी को बोलते हैं स्वपोषी। अब ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, सिंपल है, पत्ते जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। जड़ क्या करता है, जड़ जाइलम की सहायता से खनिज और जल ले लेता है। तो जल मिल गया, जिसको हम H2O बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, क्लोरोफिल में जाके सनलाइट के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्लस आपको ग्लूकोज देगा और ऑक्सीजन देगा, और ये ऑक्सीजन देगा। इसको इतना ही रखिए, ये ऑक्सीजन देगा। तो इसका जो सिंपल है, ध्यान रखिएगा, CO2 प्लस जल सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में ये अभिक्रिया करेगा और C6H12O6 ग्लूकोज का रूप देगा। ग्लूकोज याद कीजिए कौन सा सैकराइड था, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, बताइए कमेंट में, मैं बता दूंगा, मोनोसैकराइड है। अब प्लस ये ऑक्सीजन देगा। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर बाद में आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा कि कौन सा एलिमेंट इधर है और कौन सा एलिमेंट इधर है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे ये बैलेंस है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रसायन संश्लेषण करते हैं,
केमिकल्स को संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। तो स्वपोषी पोषण हो गया। सेकंड होता है आपका विषमपोषी, जिसमें वो दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं। तो विषमपोषी को भी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम। मृतजीवी वे होते हैं जो मरे हुए पदार्थों पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो मृतजीवी के शरीर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधे होते हैं उस पे अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे फफूंदी, कवक, ये मृतजीवी पोषण करते हैं, मरे हुए पे अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा होता है परजीवी, वो मरे हुए पे नहीं करते हैं, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं लेकिन वहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परजीवी। जैसे हमारे बाग में जो जू होता है वो क्या है, परजीवी पोषण है। तो ये अंदर बाहर रहकर उसको बिना मारे उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जोक, अमरवेल, जू, फीताकर्मी। तो कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा होता है प्राणीसम। प्राणीसम में मानव आ जाता है, अमीबा आ जाता है, जो भोजन करते हैं, पाचन क्रिया इनके शरीर के अंदर में होती है और फिर ये भेज देते हैं। तो मानव भी हम किसी और पे डिपेंड है, चावल लाते हैं, गेहूं लाते हैं, दाल लाते हैं, फिर भोजन बनाते हैं। ये चावल, गेहूं, दाल, दूध कहां से आ रहा है, सेकेंडरी सोर्स से आ रहा है। तो ये जो प्राणी सब पोषण के अंतर्गत आता है। जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और पाचन जो है शरीर के अंदर करते हैं, जैसे अमीबा और मानव। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको क्या चाहिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।